नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई सरकार का बजट इस महीने पेश करेंगी। हर बार की तरह इस बार भी बाजार और इंडस्ट्री सरकार से काफ़ी उम्मीदें जता रही हैं। क्या हैं वो उम्मीदें, बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मैकडॉनल्ड पेल्स ग्लोबल कमोडिटीज़ के सीईओ एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता, साथ ही गोल्डन पाई के सीईओ अभिजीत रॉय। वहीं हमारे साथ जुड़े हैं शो में एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर डॉक्टर धर्मेश भाटिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। बाजार का अगर अभी सिर्फ एज ऑफ नाउ हाल देखें तो हमने अच्छी खासी उठापटक देखी है। धर्मेश, यूएस का नॉन फार्म पेरोल डेटा है आज, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वहां से? अगर वो वीक आता है तो किस तरह का रिएक्शन आप डॉलर इंडेक्स और सोने चांदी में उस लिहाज से बनता हुआ देखेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से अगर आप सोने की बात करो, सोनी ऑलरेडी मार्केट में एक अच्छी खासी छलांग लगा चुका है 2 दिनों के अंतराल में। इनफैक्ट अगर आप देखें तो प्राइस में ऑलमोस्ट 25 से 30 डॉलर की एक रैली आ चुकी है। डोमेस्टिक मार्केट भी देखें तो प्राइस में ऑलमोस्ट 1000 रुपया प्राइस प्रीमियम में आ चुका है। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये रैली बरकरार रह सकती है और फिर से प्राइस 2400 के इर्द गिर्द आके सस्टेन हो सकता है। बहरहाल जापानीज येन काफी डिप्रिशिएट हो चुका है, जो अगेन एक सेफ हेवन बाइंग कहला जाता था, आज के तारीख में काफी उसमें पिटाई हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पैसा मूव हो रहा है या तो कमोडिटीज में, स्पेशली गोल्ड में, और दूसरा इक्विटी मार्केट में। अगर आप देखें तो दोनों मार्केट लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड हो रहे हैं। तो ये जो फॉल है जो करेंसी की जापानीज येन में कंटिन्यू रहेगी तो सोना डेफिनेटली नो डाउट यहाँ से और एक नई ऊंचाई छू सकता है, और इसे इक्विटी मार्केट में भी। रिगार्डिंग पेरोल डेटा, वो एंटिसिपेशन में ऑलरेडी प्राइस फैक्टरिंग हो चुका है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि डॉलर इंडेक्स इर्द गिर्द सस्टेन होगा 104 से 106 के दरमियान। और डोमेस्टिक मार्केट में रुपए के चलते मुझे लगता है रुपया यहाँ से काफी वीक हो सकता है आने वाले समय में। तो एमसीएक्स में आपको ज्यादा प्रीमियम देखने मिल सकता है प्राइस में, और प्राइस आपको 72,800 तक के स्तर आपको इंट्राडे या 2 या 3 दिन के पोजीशन में दिखा सकता है। हम्म साथ ही चांदी कैसे देखेंगे धर्मेश? आपको लगता है कि जिस तरह से लाख रुपए की बातें यहाँ पर इसी साल के लिए की जा रही हैं वो बहुत दूर नहीं? देखिए, चांदी काफी अंडरडॉग कमोडिटी है। अगर आप कंपैरिजन करें तो सोना ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के इर्द गिर्द घूम रहा है, बट चांदी में अभी भी काफी क्षमता है। इसकी जो लाइफ टाइम हाई ऑलमोस्ट $50 है। तो अगर उसको कंपैरिजन करें तो नो डाउट यहाँ से इसमें आने वाले समय में काफी अच्छी तेजी देखने मिल सकती है। बट जो सेपा का रूल है उस कारणवश आपको देखें कि इंडियन मार्केट में इतनी तेजी नहीं आई है, क्योंकि 8 से 15% का जो स्प्रेड है उसके वजह से काफी चांदी में डिस्काउंटेड प्राइस चल रहा है। अगर ये बूम हो जाता है तो चांदी यहाँ से 5 से 7% की रैली दिखा सकता है, और फिर से प्राइस इसका प्रीवियस टॉप है 94 टू 95,000 के लेवल्स आपको दिखा देगा। तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा चांदी में भी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि करंट लेवल से भी आप चांदी बाई के चल सकते हैं। 1000 रुपए का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करिए अराउंड 89,500 का, और अपसाइड 92,000 से लेकर 93,000 टारगेट के लिए आप बाय करके चल सकते हैं। और प्लस डॉक्टर कॉपर भी इसे काफी सपोर्ट कर रहा है, तो ये रैली बरकरार रह सकती है। तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टू मीडियम टर्म चांदी एक बेटर विकल्प रहेगा सोने करता, अगर आपको फास्ट वॉलेटिलिटी चाहिए तो। ऑलराइट, एब्सोल्युटली। लोगों को फास्ट यहाँ पर ग्रेटिफिकेशन भी चाहिए, वॉल्टिलिटी भी चाहिए, और हमने सिल्वर को वो प्रोवाइड करते हुए देखा भी है। क्लियरली 90,000 के ऊपर के भाव यहाँ पर फिर से बनते हुए। हमारे साथ गोल्डन पाई के सीईओ अभिजीत रॉय हैं। अभिजीत, नमस्कार। और क्लियरली बजट का समय है और सभी लोगों की अच्छी खासी लंबी लिस्ट है कि इस बार शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि ये एक्चुअल बजट है, नई गवर्नमेंट स्थित होने के बाद, तो यहाँ पर कुछ देखने को मिल पाएगा। आपसे G-Secs एंड बॉन्ड्स के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन अभिजीत उससे पहले गोल्ड के लिहाज से एज एन इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले शुक्रिया मुझे शो में शामिल करने के लिए। गोल्ड के बारे में तो सभी के बहुत बुलिश व्यूज हैं, क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंडीशंस अक्रॉस द ग्लोब अगर आप देखेंगे तो काफी अनस्टेबल है। और जब बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी मार्केट्स में आती है तो पीपल लुक एट सेफर एसेट्स, फिजिकल एसेट्स जैसे गोल्ड। तो गोल्ड की चढ़ाव हम बहुत जल्दी देखने वाले हैं, और इसका बेनिफिट भी हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स को मिलेगा जब आरबीआई अपनी नेक्स्ट सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लेकर आएंगे। और जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है उनको भी काफी सारा कैपिटल गेन्स देखने को मिलेगा। हम्म अभिजीत, साथ ही साथ जिस तरह का मूव्स हमने यहाँ पर आरबीआई सेबी की तरफ से आता हुआ देखा है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की तरफ पुश है रिटेल के हिसाब से। जब ये इन्वेस्टमेंट के मौके आते हैं यहाँ पर G-Secs या बॉन्ड्स के लिहाज से, आप क्या देखते हैं यहाँ पर बजट में हिसाब से? जी, बजट से काफी सारी उम्मीद है बॉन्ड मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए हमारे कंट्री में अभी ये बॉन्ड मार्केट जो काफी नेसेंट था काफी सालों तक, एंड ये कॉर्पोरेट्स और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल तक मतलब सीमित था। अब ये काफी हद से बढ़ रही है द बॉन्ड मार्केट। तो इस समय ये बॉन्ड मार्केट को रिटेल तक ले जाने का ये सही मौका है।
अभी हमें जो चाहिए बजट से कि एक टैक्स एग्जेम्पशन मिले रिटेल इन्वेस्टर्स को बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। उसमें हम देखेंगे कि रिटेल के जो फंड्स है जो कि लॉक्ड है लो यील्डिंग बैंक डिपॉजिट्स या फिर दूसरे एसेट्स में, वो अभी इकोनॉमी में आना शुरू हो जाएगा। और अगर हम टैक्स बेनिफिट्स देंगे तो ये रिटेल को काफी इंसेंटिवाइज करेगा इस मार्केट में शामिल होने के लिए। पहली हमारा जो एक्सपेक्टेशन रहेगा ये है। दूसरा ये कि काफी तरीके के बॉन्ड्स हम मार्केट्स में ला सकते हैं और उसको और ज्यादा पॉपुलराइज कर सकते हैं, जैसे दूसरे विकसित नेशंस में जैसे है, जैसे ग्रीन बॉन्ड्स हुए, फिर आपके म्युनिसिपल बॉन्ड्स हुए। हम थोड़ी बहुत देख रहे हैं इन सारे बॉन्ड्स की इशुएंस, बट हमें एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इनकी जो वॉल्यूम ऑफ इशुएंस है ये सरकार की तरफ से बजटिंग किया जाए और ये काफी अमाउंट में मार्केट में आए जहां पे लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अभिजीत तीसरा साथ ये है ही या कि अभिजीत साथ ही इसके जो जैसे हमने देखा है काफ़ी सारे एसेट क्लासेस यहाँ पर अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के तरीके से हैं, आपको लगता है वो एक सहूलियत है जो यहाँ पर पुश की जानी चाहिए? जी देखिए, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के जरिए अभी रिटेल सॉवरेन बॉन्ड्स जिनके फ्रीक्वेंटली ऑप्शंस होते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अभी हाल ही में सेबी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके जरिए ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म्स बॉन्ड्स प्रोवाइड करते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को। तो यहाँ पे अगर ये ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म के जरिए भी रिटेल इस आरबीआई ऑप्शंस में नॉन ऑप्शन मोड में पार्टिसिपेट कर पाए, मुझे लगता है ये बहुत बेहतरीन होगा रिटेल इन्वेस्टर के पार्टिसिपेशन के लिए और ये मार्केट भी काफी तेजी से बढ़ेगी। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया अभिजीत साथ जोड़ने के लिए और वो तमाम चीज़ें यहाँ पर शेयर भी करने के लिए। तो क्लियरली चाहे वो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं या फिर ग्रीन बॉन्ड्स हैं, जिस तरह की टैक्सेस की बात यहाँ पर अभिजीत ने की है, और बजट में यूजुअली हम यहाँ पर ड्यूटी एंड टैक्सेस के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर शायद कोई मूव आता हुआ नजर आएगा, और रिटेल भागीदारी बढ़ाए जाने पर यहाँ पर जो पुश है उसकी भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर आती हुई। तो क्लियरली वो यहाँ पर गोल्ड बॉन्ड G-Secs की मार्केट है, ग्रीन बॉन्ड्स का भी यहाँ पर जिक्र किया गया। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर अब एक मेटल्स की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने तेजी बनते हुए देखी है। जून इतना बेहतरीन नहीं था लेकिन जुलाई की शुरुआत यहाँ पर अच्छी खासी हुई है। धर्मेश, कैसे देखते हैं आप मेटल्स एज अ मार्केट को राइट नाउ, क्योंकि 2 हफ्ते के हाइज पर कॉपर है, 1 महीने के हाइज पर यहाँ पर आयरन ओर के प्राइसेस हैं, टिन है, एल्यूमिनियम है, जिंक में यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, और ज़्यादातर मेटल्स एनीवेयर बिटवीन 2 से 5% की तेजी के साथ काम करते हुए। कोई मेटल आप यहाँ पर चूज करेंगे अब अगले हफ्ते के लिहाज से? देखिए, मेरी जो फेवरेट पिक रहेगी अगेन डॉक्टर कॉपर रहेगी। 2 हफ्ते से मैं कह रहा था कि मार्केट में काफी स्टेबिलिटी आ सकती है 820 830 के स्तर में, क्योंकि 950 की कमोडिटी ऑलमोस्ट 820 आ गई थी, एक तरफा मूव आया था। ये एक शॉर्ट कवरिंग भी है, प्लस मार्केट में फिर से एक अच्छी रुझान देखने मिला है प्राइस में। रुपया डेप्रिशिएट हुआ है, सिल्वर गोल्ड रैली किया है, तो उस कारणवश आपको देखिए कि गोल्ड और कॉपर में बेस मेटल्स में भी इसमें काफी सपोर्टिव एक फैक्टर इन आ चुका है। मैं कॉपर की तरफ एक्सपेक्ट करता हूं कि ये 880 से लेके 890 के स्तर आपको इमीडिएट बेसिस पे और पोजिशनली 910 से 915 के लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। रेट्स जैसे घटने स्टार्ट होंगे, इंडस्ट्रियल डिमांड वैसे ही बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा और कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बूम देखने मिल सकता है। इक्विटी नो डाउट एक अच्छी खासी रैली कर रही है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करिए कि बेस मेटल्स काउंटर में भी आपको तेजी देखने मिल सकती है। मैं सलाह दूंगा करंट लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। 860 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और इमीडिएट टारगेट अराउंड 880 टू 915 का रहेगा। पोजिशनली मैं काफी बुलिश हूँ कॉपर में। तो तेजी यहाँ पर प्रेशस मेटल्स में और इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी है, लेकिन साथ ही साथ अगर एनर्जी को देखा जाए तो यहाँ पर सबसे बेस्ट गेंस देखने को मिले हैं। जून की तेजी के बाद जुलाई में यहाँ पर बढ़त अब भी जारी है, और 2 महीने के हाईज पर यहाँ पर कच्चा तेल, ये चौथा ऐसा हफ्ता है जब कच्चे तेल में हमने पॉजिटिव गेंस देखते हों। क्लियरली 3 से 4% की तेजी यहाँ पर ब्रेंट और WTI दोनों में देखने को मिल रही है। यहाँ पर क्या सेंस है धर्मेश, और कितनी तेजी की एक्सपेक्टेशन यहाँ से? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हॉल्ट मिलना चाहिए प्राइस को। 2 कारणों से आपको तेजी देखने मिली। एक तो समर डिमांड, प्लस अगर आप देखिए तो कहीं ना कहीं प्राइस में वॉलेटिलिटी 2-3 दिनों से काफी अच्छी आई है, पहले इतनी नहीं थी। ऑलमोस्ट $70 to $73 के लेवल्स पे आ चुका था, तो ये फिर से बाउंस बैक एक छोटी अवधि के लिए है। कोई एज सच जियोपॉलिटिकल टेंशन है नहीं। यूएस इलेक्शन है, और अगर बाइडेन को फिर से री इलेक्ट होना है तो वो नहीं चाहेगा कि कच्चा तेल यहाँ से रैली करे, वो पुश करेगा प्राइस को नीचे आने के लिए। तो जो जुगलबंदी है ओपेक नॉन ओपेक की फिर से जारी रह सकती है। कहीं ना कहीं प्राइस ओवरबॉट पोजीशन में है।
आगे के सारे महीने बैकवर्डेशन में चल रहे हैं। इनफैक्ट नवंबर दिसंबर यहाँ से $4-5 डिस्काउंट में चल रहा है। तो इसका मतलब है कि फंडामेंटली सिर्फ छोटी अवधि यानी करंट मंथ में तेजी थी, आगे के महीने में तेजी नहीं है। तो मैं सलाह दूंगा कि आप आगे के महीने बिकवाली करके चल सकते हैं। 7,000 के लेवल पे बिकवाली करिए, 7,100 का स्टॉप लॉस रखिए। फिर से मैं एंटिसिपेट कर सकता हूँ कि 6,800 से 6,700 के स्तर आपको फिर से देखने मिलेंगे। जो ब्रॉड दायरा है वो $10 का दायरा है, 75 से 85 ये $10 के दायरे में कंटिन्यूसली घूम रहा है। और अगर ये मार्केट गिरता है तो इंडिया के लिए काफी अच्छा है, फायदे का सौदा रहेगा। ट्रेड डिफिसिट में इसका काफी योगदान है। तो मैं सलाह दूंगा इंट्राडे या पोजिशनली आप कच्चे तेल में बिकवाली करके चल सकते हैं। ओके, तो फाइनली धर्मेश यहाँ पर अपनी बुलिशनेस से थोड़ा सा नीचे आते हुए और एक बिकवाली की राय यहाँ पर कच्चे तेल में फाइनली बनती हुई, तो ऑप्टिक्स में कच्चे तेल में अब बेच के काम करा जाना चाहिए। नीचे के स्तर यहाँ पर आपको धर्मेश ने बताए ही हैं। बहुत शुक्रिया धर्मेश, एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है, हम लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे मैकडॉनल्ड प्लस ग्लोबल कमोडिटीज़ के CEO एशिया बिजनेस सुमित गुप्ता। उनसे जानेंगे उनकी क्या सेंस है इंडियन बजट को लेकर और उसमें एग्री में क्या मिल सकता है। स्वागत है आपका और हमारे साथ सुमित गुप्ता बने हुए हैं। सुमित नमस्कार। ऑफ कोर्स जहां तक एग्रीकल्चर की बात है और हर बजट में ऐसा कहा जाता है कि इस बार यहां पर कुछ बड़ा देखने को मिलेगा और हम वो देखते भी हैं, नए पुश, नए एलोकेशंस। बट जिस तरह से पिछला 1-1.5 साल बीता है जहां पर सरकार की तरफ से काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस, कर्ब्स, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, मॉनसून, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेकर हमने बहुत सारी सही मायने में कहें तो उठापटक बनते हुए देखी है। अब अगर किसानों की आय बढ़ाने और रूरल इंडिया पे तवज्जो देने की जहां तक बात है, आपको क्या लगता है क्या कुछ किया जाना चाहिए? मनीषा जी नमस्कार। एग्री बजट इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि डायरेक्टली इम्पैक्ट्स अराउंड 65% ऑफ पॉपुलेशन। लगभग 100 करोड़ लोगों को वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। आज हम एग्री बजट पॉलिसी मेकिंग देखें तो ये भी जो सन 1950 के दशक से थॉट प्रोसेस था कि किसान को हमारी मदद चाहिए, किसान इज रेडी टू गिव अप हिज कंफर्ट। ओके, किसान आज जो फार्मर फैमिली है या यंग रूरल एस्पिरेंट है, ही इज नॉट ड्रिवन बाय गिविंग अप, ही इज ड्रिवन बाय एस्पिरेशन। तो हमको एक थॉट प्रोसेस बदलने की जरूरत है जब हम एग्री बजट की तरफ देखें। और आपने बहुत सही बोला कि लास्ट 1 वर्ष के अंदर एग्री सेक्टर के अंदर बहुत उठापटक थी। तो हम एक चीज तो बोल सकते हैं कि एग्री डिस्ट्रेस इज रियल। तो इस बजट में लास्ट टाइम जैसे फाइनेंस मिनिस्टर ने एग्री बजट शुरू किया था तो उन्होंने बोला था दिस बजट इज अबाउट गिविंग 4 सपोर्ट्स टू फार्मर, दैट इज इनकम, रिस्क असेसमेंट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। मैं ऐसे बोलूंगा कि हमको सपोर्ट से जाके आज किसान को इंडिपेंडेंट बनाने की जरूरत है। हमको किसान की एस्पिरेशन समझने की जरूरत है। हमको ये रियलिटी समझने की जरूरत है कि हमारी पॉलिसी मेकिंग बहुत पीछे रह गई है देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन करंट कॉन्टेक्स्ट। इसको मैं आपने जो लास्ट सेशन किया उसमें आप मेटल्स में तेजी की बात कर रहे थे। अगर यही तेजी एग्री प्रोडक्ट्स में होती तो अब हम बात कर रहे होते थे किस प्रोडक्ट में स्टॉक लिमिट आने वाली है, किस प्रोडक्ट में गवर्नमेंट क्या एक्शन लेने वाली है। And that is where, because of severe actions by government last year, farmer is on the taking side. पूरे एक्शन में farmer has lost the opportunity to make money. देखिए उनका इनकम डबल केवल बात करने से नहीं होगा। फार्मर इनकम डबल करने के लिए हमको एक इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की जरूरत है, एक इकोसिस्टम करने की जरूरत है। एंड दैट इज वेयर आई बिलीव इन दिस बजट गवर्नमेंट हैज टू क्रिएट दैट इकोसिस्टम। सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट एंड गवर्नमेंट को सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि क्या सही डेटा है, क्या हमारी प्रोडक्शन 100 मिलियन है, 112 मिलियन है, 120 मिलियन है, क्या हमारी कंजम्पशन है। जब तक हम इन आंकड़ों को एक बेसिक आइडिया नहीं लाएंगे, वी कैन नॉट टारगेट आइदर द शॉर्टेजेस और द सरप्लसेस एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी पॉलिसी मेकिंग हमेशा लैग करेगी। तो दैट इज वेयर आई बिलीव, सॉरी या नहीं सुमित, मैं ये भी जानना चाह रही थी कि हम बात यहाँ पर ऑफ कोर्स हमेशा करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस की या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की कि टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ हम नई योजनाएं और नए मिशंस भी यहाँ पर हर बार आता हुआ देखते हैं। इस बार अगर टॉप 3 चीज़ें हो जो आपको लगता है कि वी शुड सी गोइंग अक्रॉस, जैसे आपने कहा कि काफ़ी सारे इश्यूज हैं यहाँ पर, सोल्यूशंस भी हम जानते हैं लेकिन हमेशा वो हो नहीं पाता है, लेकिन अगर टॉप 3 चीज़ें हैं जो आपको लगता है इन सब चीज़ों को काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगी तो वो क्या है? अगर हम देखें डायरेक्ट फार्मर ट्रांसफर्स और डायरेक्ट सब्सिडीज हैव क्राउडेड आउट द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसकी यील्ड देखें इंडिया में
सोयाबीन की यील्ड सन 2000 में भी 1 टन पर हेक्टेयर थी, 2022-23 में भी 1.1-1.2 टन पर हेक्टेयर है। एज अगेंस्ट चाइना, यूएस और बाकी सभी देशों की यील्ड बहुत तेजी से बढ़ी है। तो हमको एक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जीन एडिटिंग, ऐसी टेक्नोलॉजी जिससे दालें और ऑयल सीड, स्पेशली इन दो प्रोडक्ट में यील्ड बढ़े, जिससे प्राइस वॉलेटिलिटी मार्केट में कम हो और हमारा जो आत्मनिर्भर होने का 2028 तक का ऑब्जेक्टिव है उसको मीट किया जा सके। So first thing is investment in technology. Second, I will say we need to make agri financing, CMA, financing for farmer, a organized sector. Warehouse receipt should be openly tradable on the online platforms, so that किसान को liquidity मिले उनके material के लिए, उनके produce के लिए. Third, I will strongly recommend government should bring with the objective to bring futures back, जिसके अंदर फ्यूचर शुड बी ओपनली ट्रेडेड इन एग्री कमोडिटीज इन इंडिया। आज रुपया अगर 90 रुपया होता है, 80 रुपया होता है, क्या हम फ्यूचर को ब्लेम करते हैं? क्या हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को? आंसर इज नो। आज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एब्सेंस में किसान के पास कोई भी प्राइस बेंचमार्क नहीं है कि उनको क्या प्रोड्यूस आगे उगाना चाहिए। इसके कारण किसान हमेशा उस प्रोड्यूस को उगाता है जिसका भाव पिछले वर्ष ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल, तुअर का भाव इस साल बहुत अच्छा था, तो किसान तुअर की क्रॉप लगाएगा। लेकिन हमारा ये मानना है एकरेज बढ़ने के लिए कारण हो सकता है तुअर का भाव उन्हें नेक्स्ट ईयर अच्छा ना मिले, तो किसान और फार्मर विल ऑलवेज फील चीटेड। एंड इसीलिए हमको इनको ट्रांसपेरेंट प्राइस मैकेनिज्म देने की जरूरत है। जी, एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल इसमें, जहाँ जब आपने किसानों की यहाँ पर बात की और हम योजनाओं की बात करते हैं और काफ़ी सारी हैं वहाँ पर, एक बड़ी चीज़ जो पिछले कुछ महीनों में उभर के नजर आई है वो है इंश्योरेंस के जो क्लेम्स हैं, वो इवन एज लाखों के प्रीमियम्स हैं, लेकिन जो क्लेम्स हैं वो बहुत ही मिनिस्क्यूल वहाँ पर हैं। मनीषा जी, द फर्स्ट स्टेटमेंट आई मेड, सनलाइट इज द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट। आज के दिन में द बिगेस्ट चैलेंज इन एग्री स्पेस इज द सैनिटी ऑफ डेटा। आज नंबर 1 हमारे पास एग्री डेटा बोथ ऑन इनपुट साइड, ऑन प्रोडक्शन साइड एंड आउटपुट साइड मिसिंग है, और उसके साथ साथ हमारे पास आउटपुट और कंजम्पशन का डेटा भी सैनिटी के साथ मिसिंग है। उसके कारण आपने जो बात बोला, हम प्रीमियम्स पे करते हैं, गवर्नमेंट वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बट व्हेन इट कम्स टू ब्रिंगिंग एग्री इंश्योरेंस, किसान को मुआवजा मिलने की बात आती है, वी आर एट द विम्स एंड फेंसेस ऑफ फिजिकल सर्वेज। आज हमारे पास एक रोबस्ट मैकेनिज्म नहीं है ऑन द रिस्क असेसमेंट साइड, एंड आई बिलीव जब तक वो नहीं होगा, फार्मिंग विल रिमेन द मोस्ट रिस्किएस्ट प्रोफेशन with the person whose hand is tied। आप भाव ऊपर जाएगा तब सरकार स्टॉक लिमिट लगाएगी, भाव नीचे जाएगा तो आपको एमएसपी के लिए भारत सरकार के ऊपर डिपेंडेंट होता है। मौसम खराब होता है तो आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको इंश्योरेंस मिलेगा ना मिलेगा। तो आई बिलीव इन एग्रीकल्चर सेक्टर हमको इस अनसर्टेनिटी को कम करके इसको टुवर्ड सर्टेनिटी लाना होगा, जिससे नेक्स्ट जनरेशन को भी एग्रीकल्चर के अंदर उतना ही इंटरेस्ट बना रहे। इट शुड नॉट बी अ प्रोफेशन ऑफ कंपल्शन कि मेरे पिताजी एग्रीकल्चर करते हैं तो मेरे को एग्रीकल्चर करना है। इट शुड बिकम अ प्रोफेशन ऑफ चॉइस, एंड दैट विल बिकम ओनली व्हेन वी विल हैव राइट टूल्स अवेलेबल। जी हाँ, सही इन्वेस्टमेंट, सही क्रॉपिंग, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एग्री फाइनेंसिंग, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड ऑफ कोर्स फ्यूचर्स, डेरिवेटिव मार्केट्स एक और चीज़ है जहाँ पर काफ़ी सारी कंसर्न्स फिलहाल बनी हुई हैं। उन सभी को बहुत प्रॉपर्ली समक्ष रखने के लिए सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। सो वो हैं ऑफ कोर्स टॉप बजट एक्सपेक्टेशंस जो एग्रीकल्चर को हैं इस बार वित्त मंत्री से। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।